जमीन और लीवर हमेशा ठीक हो सकता है, ये रिकवर करने की ताकत रखते हैं, जबकि सबसे बड़ा रोल पानी का है। पानी का क्यों है? ज्वालामुखी है, ये 20,000 डिग्री टेम्परेचर पे उबलता है। 20 साल 25 साल के बाद वहां पे घास जमती है, जमाता कौन है? दवाई बेचने वाले हमें कसर नहीं छोड़ रहे, बढ़िया बढ़िया महंगी महंगी हर बार ऐसा देकर जामे कि यो ही ब्रह्मा जी है। किसी के दादा पे कर्ज नहीं था, हमारे पिताजी पे कर्ज शुरू हुआ और हम पे आज भयंकर लेवल का कर्ज है जितने बैठे हैं। लेकिन कीड़ों में एक प्रॉब्लम है, अंडों में, इनमें ये मरते टाइम अंडे दे जाते हैं सूत्रे। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूं इस समय जिला मुजफ्फरनगर में करवाड़ा गांव में। करवाड़ा गांव, ये गांव है शामली वाले मुजफ्फरनगर वाले हाईवे पे। बाकी परिचय प्रधान जी देंगे। प्रधान जी की लगभग पिछले 3 से 4 महीने से एक डिमांड थी कि भाई किसी तरह आ जाओ, और मुझे भी बड़ी शर्म आती थी, क्या करूं। प्रधान जी जहां तहां से सिफारिश लगा रहे थे आने के लिए, लेकिन प्रोग्राम ऐसे फिक्स है कि एक एक दिन पूरा फंसा हुआ है। 15 मई तक तो अभी बिल्कुल फुर्सत नहीं थी। फिर मैं प्रधान जी को बोला कि आज मेरा छुट्टी है, रेस्ट समझ लो, चलो मैं ठीक है आज आ जाता हूँ। तो आज सौभाग्य मिला मुझे आने का, और मैं एक परिचय कराता हूँ, फिर हम आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। इस चर्चा में कृषि उपनिदेशक मुजफ्फरनगर, साथ में जिला कृषि अधिकारी मुजफ्फरनगर भी आए हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत, और सर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना समय निकाला। और मैं एक परिचय करा के फिर आगे बढ़ता हूँ। प्रधान जी आपका एक परिचय। मेरा नाम विजेंद्र, गांव करवाड़ा, जिला मुजफ्फरनगर, ब्लॉक बगरा, थाना तीतावरी। बढ़िया। अच्छा सर, आपका एक छोटा सा परिचय हो जाए जरा। मैं संतोष यादव, उप निदेशक कृषि मुजफ्फरनगर। मैं राहुल सिंह तेवतिया, जिला कृषि अधिकारी मुजफ्फरनगर। थैंक यू। अच्छा, दोनों तेवतिया, एक बिजनौर में मुजफ्फरनगर में, क्या बात है। हमारे यहाँ भी हैं तेवतिया जी। सर आपका परिचय। सर मैं राहुल बालियान, गांव करवाड़ा, जिला मुजफ्फरनगर। देखा हमारा नाम कितना फेमस है, 5 में से 3 आदमी राहुल हैं। चलो, राम राम जी, जय हिंद। मेरा नाम राहुल जवान है और मैं आपके पास का जिला है बिजनौर। बिजनौर के एक बहुत सामान्य से किसान का बालक हूँ। भारतीय सेना में 18 साल रहा। वहाँ से मन में आया कि बाकी कुछ ना करके जीवन में किसानों के लिए काम करना है। फिर एक संस्था बनाई, किसान कार्यशाला, और गांव-गांव निकल गए अपना झोला उठा के लोगों को समझाने के लिए। हम लोगों ने लगभग 8 से 10 साल खेतों में काम किया अपने, और कुछ ऐसे रास्ते निकाले कि जहां जिस चक्रव्यूह में आज हम फंस गए, यहाँ से बाहर कैसे निकलें। अब फंस गए, सब कुछ हो गई, कहानी सबकी समझ में आ रही है। ना दवाई काम कर रही, ऐसा भी नहीं है कि दवाइयाँ नकली बना रही कंपनी। ज़मीन रिस्पॉन्स नहीं दे रही, ऐसा भी नहीं है कि ज़मीन अब ख़राब हो गई, ठीक भी नहीं हो सकती। ज़मीन और लीवर हमेशा ठीक हो सकता है, ये रिकवर करने की ताकत रखते हैं। बस हमें उस तरफ जाने की देर है। खेती हमें सिखाई जाती है अलग अलग तरीके की। मेन मकसद 3 होने चाहिए किसान के, जो हम लोगों ने ढूंढे। आपको भी लगे तो मुझे बताना। पहला मकसद है कि मेरी ज़मीन लगातार सुधरे। मेरे दादा परदादा, उसके दादा से मेरे पास जो ज़मीन आई है, यो ज़मीन मेरी नहीं है, इस राष्ट्र की संपत्ति है, मुझे केवल संभालने के लिए दी गई है। जैसे गांव में मस्जिद या मंदिर होती है तो उसके ऊपर एक पुजारी, एक मौलवी होता है, वो उसका अधिकारी नहीं है, वो उसके रख रखाव के लिए छोड़ा गया है। वो संपत्ति गांव की है, उसके देखभाल की। ऐसे ही ज़मीन पे हमें छोड़ा है हमारे बुजुर्गों ने। अब हमारा फ़र्ज बनता है कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, ये जो बच्चे हैं, इसका जो 5वीं पीढ़ी आएगी, वो क्या खाएगी। जब हम 2024 में परेशान है, ना गन्ना उगा पा रहे ना गेहूँ, तो आप सोचो इसका पड़पोता क्या खाएगा। अब से 50 साल के बाद इस हॉल में जितने लोग हैं, इन 2-3 बच्चों को छोड़ के हम में से सब के सब फोटोओं में लग चुके होंगे, और शायद अगर कोई जगह ऊपर होगी और वहाँ मिले तो शर्मिंदगी से एक दूसरे की तरफ झांक रहे होंगे कि नीचे तो बेकार कर दिया, अब ऊपर क्या लेना आए हो। तो हमें आज एक मुड़ने की दिशा की ज़रूरत है। एक तो मेरी ज़मीन खराब ना हो, मैं जैसी ज़मीन मेरे पुरखों से ली थी उतनी बढ़िया ज़मीन मेरे बच्चों को दे के जाऊँ, ताकि इसमें से उगा करके पूरे देश का पेट भर सके। हज़ारों लाखों लोग इस भरोसे पे रात को सोते हैं कि हम खाना खाएंगे। पैसा लेके घूमोगे, खाना आएगा कहाँ से, जब ना गेहूँ उगेगा, ना धान उगेगा, ना उसमें गन्ना उगेगा, ना केला उगेगा, खाएंगे क्या। तो फिर हमारी हालत कैसी होगी, जैसे 2-3 देशों की हो चुकी है। समझदारी की खेती करनी है, व्यावसायिक खेती करनी है। किसान जब तक किसान बना रहेगा तब तक किसी भी हालत में कामयाब नहीं होना। ना हम हुए इतने सालों से, हमारे दादाजी थे, दादाजी का हमारे दादा पे कर्ज था क्या? किसी के दादा पे कर्ज नहीं था। हमारे पिताजी पे कर्ज शुरू हुआ, और हम पे आज भयंकर लेवल का कर्ज है जितने बैठे हैं। कोई 100 में से 20 की मैं बात नहीं करता, वरना हम सब कृषि कार्डों में दबे पड़े हैं। ब्याज भरने की औकात नहीं हमारी आज की तारीख में। गन्ना निकल नहीं रहा, 30, 32, 35 कुंटल जाके फंस रही हमारी कहानी। ज़मीन हमारी रिस्पॉन्स नहीं कर रही, दुकान वाले के पैसे दिए नहीं जा रहे, सोसाइटी वाले कह रहे हैं चोहे साहब ब्याज तो दे दो कम से कम।
मैं गलत तो नहीं कह रहा? दवाई बेचने वाले हमें कसर नहीं छोड़ रहे, बढ़िया बढ़िया महंगी महंगी हर बार ऐसा देकर जाए कि यो ही ब्रह्मा जी है। बस अब यो मेरा दुख हर लेगा, लेकिन पता चला कि वो 60 का तो कुछ ऐसे ना 5 दिन बाद, जैसे अभी नमित भाई कहाँ गए, इन्होंने एक दवाई मारी थी अपनी मूंग की दवाई मूंग पे, अब वो 5 दिन के बाद ही वो फिर दोबारा सुंडी लग गई। अब बताओ इतनी महंगी दवाई का क्या फ़ायदा केमिकल का मारने का? खुद भी कैंसर खाओ, दूसरों को भी कैंसर खिलाओ, जो मूंग खाओगा उसे भी होगा। इसी प्रक्रिया में हम लोगों ने गांव-गांव जाके लोगों को सिखाना शुरू किया कि आप 3 चीज़ ढूंढो किसी आदमी से भी। मेरी ज़मीन का स्वास्थ्य बढ़ा दे भाई, मेरा खर्चा आधा कर दे, जो आज का खर्चा हो रहा है पहले साल आधा खर्चा, और मेरा उत्पादन चाहे 10 किलो बढ़ा, मेरे को कम नहीं चाहिए। अगर कोई आदमी ये 3 चीज़ आपको दे रहा है या कोई सिस्टम, तो आप उसकी पूंछ पकड़ के चलो। अब बात आती है कि साहब हम खेती में इतने कमज़ोर क्यों हैं? पूरी दुनिया में भारत कृषि प्रधान देश कहलाता है। कृषि प्रधान मतलब जैसे प्रधान जी, इनका भाई यहाँ के 5 बार के प्रधान रहे तो सब इन्हें भी प्रधान जी कहें, इनकी कई पीढ़ियों प्रधान ही नाम चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रधानी करी। भारत में जितने भी बाहर से लोग आए, आप 1000 साल की हिस्ट्री उठा के पढ़ो कभी, वो केवल भारत की कृषि से प्रभावित हो गए। पूरी दुनिया को मसाले, हमने बताया कि मसाले भी कोई चीज़ हो, आम पूरी दुनिया में हमारे यहाँ से गया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, हमारे यहाँ गन्ना कहाँ से आया? हमारे देश में गन्ना नहीं था पहले, जमाइका से गन्ना आया था भारत में। तो हमारे यहाँ पे अलग अलग प्रकार की अलग अलग चीज़ें अलग अलग जलवायु में उगती हैं। इस देश में पान भी उगता है, इस देश में कत्था भी होता है, इस देश में सुपारी भी उगती है, यहाँ पे गुलाकंद भी बनता है, सौंफ भी यहीं की है। मतलब हमें बाहर विदेश में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो विदेशियों को ये चीज़ अच्छी लगी। और दुनिया में व्यापार का एक नियम है, जैसे हमारे पास खेती है, तो खेती के बदले में हम बाहर से तेल खरीदते हैं, कहीं और चीज़ें खरीदते हैं। आदान प्रदान में पूरी दुनिया चलती है कि मेरी कंट्री के पास ये है, तुम्हारी कंट्री के पास क्या है, आपस में ले दे के हमारे काम चलते हैं। जैसे गांव पड़ोस में पहले चला करते थे कि 1 किलो गेहूं ले जाओ और सामान खरीद लाओ, वस्तु विनिमय बोलते हैं उसे। अब साहब ये धीरे धीरे गड़बड़ाई कहाँ, जब अंग्रेजों ने हम पे कंप्लीटली हाथ धर दिया तो हमारी 2 पीढ़ियों ने खेती नहीं करी। 1850 से लेके और 1930 तक की जितनी भी पीढ़ी हमारी आई, ये मैं अपने छोटे से ज्ञान से जो मैंने अर्जित करा टुट्टा फुट्टा 10-5 लोगों से और जो मैंने पढ़ा उसके आधार पे बता रहा हूँ। हमारे उस समय में हम पे ज़मीनें तो थी, लेकिन हम पे ज़मीनें थी नहीं। हम खेती करते थे अंग्रेज साहूकारों के लिए। साहूकार किसके थे? अब एक और चीज़ होती है कि साहब अंग्रेजों ने राज करा, हम पे अंग्रेजों ने राज ही नहीं करा। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जो हमारे थे, जिन्हें हमने प्रधान, सरपंच, साहूकार, राजा बना रखा था, उनकी बुद्धि अंग्रेजों ने हर ली। क्या दिखा के? शराब और शवाब। अंग्रेजों ने पकड़ा, उनको पैसे का लालच दिया और हम पे हमारे ही लोगों ने लठ भेजा। अंग्रेजों की फौज में कौन था? तुम्हारे हमारे बाप दादा। साहूकार कौन थे? तुम्हारा हमारा खून। अंग्रेज तो अधिकारी थे। तो उन्होंने क्या करा? हमसे वो खेती छीन ली और खेती छीन करके उस खेती में हमसे केवल मजदूर की तरह काम कराया। तो जो हमारे पौराणिक ज्ञान थे खेती के, वो हम भूल गई हमारी 2 पीढ़ियाँ। अगर मैं खेती ना करूँ, मेरा बालक भी खेती ना करे, तो मेरा जो पोता आएगा वो खेती नहीं कर पाएगा कभी। उसे पता ही नहीं खेती है क्या चीज़। मेरी बात समझ में आ रही? हम यहाँ फंसे कैसे? आज मैं मोटा मोटा आपको समझा रहा हूँ, पता तो चले इस दलदल में कैसे पहुँचे। वहाँ से जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 2030 के बाद कंफर्म हो गया था कि आज़ादी तो मिलनी तय है। और अंग्रेज डर के मारे भागे थे, उनको पता था कि विद्रोह बहुत फैल गया, अब ये तुम्हें मार गिरेंगे। और वर्ल्ड वार से हमारी जितनी भी सेना थी वो भी आ रही थी वापस। उनको भी समझ में आ गया था कि हमारी भुजाओं में दम है, अगर ये नहीं मानने तो अब अंग्रेजों को ठोकेंगे। अंग्रेजों को इस बात का पता लग गया था कि सेना में फूट पड़ गई, सेना तुम्हें ठोक देगी। सारे हथियार तो हम पे ही थे। उसके बाद साहब इन्होंने देश छोड़ने का निर्णय लिया, फिर उसमें क्रांति भी हुई, हज़ारों लोगों ने अपने बलिदान दिए, वो अलग विषय है। 1950 में हम पहुंचे नहीं थे कि पड़ोसी देश पाकिस्तान ने, जैसे छोटा भाई जब न्यारा होता है ना घर में, तो वो ये चाहता है कि मैं तहस नहस मचा दूं। वो जानबूझ के वो वाला हिस्सा मांग गया खेत में कि मैं तो यू ही लूँगा। टिपलर में भी आधा हिस्सा करेगा, पैसे नहीं लेगा, उनका बीच में से कटवा दे। हमारे एक रिश्तेदार है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक पंखा खैरात पर ले जाकर बीच में से कटवाया, लेकिन आधे पैसे नहीं लिए। नुका पंखा ही लूँगा कटा हुआ। ऐसे ही पाकिस्तान ने हमारे साथ करा। अच्छा, इसको हमें क्या करना पड़ा? हमें अनाज भी देना पड़ा पाकिस्तान को अपनी तरफ से, बहुत सारा पैसा देना पड़ा। फिर बहुत सारे लोग विस्थापित हुए इधर से इधर। एग्जैक्ट गवर्नमेंट के पास कोई हिसाब नहीं था कि मेरे देश में लोग हैं कितने भोजन करने वाले। 1962 तक भी हम इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे भोजन वाली। तत्कालीन सरकार ने उस समय पे जो निर्णय लिया, को जो सरकार समय पे होती है ना, उसके दर्द उसी को पता है। घर में जो बड़ा हो ना, लोग क्या मजे ले रहा, वो उसी को पता है उसकी जिम्मेदारी क्या है।
जैसे लोगों ने कहा कि पिताजी की जेब में 5,000 रुपये 2,000 मुझे दे दे, मजा ले आऊँगा। वो पिताजी को पता वो 5,000 रुपये से उन्होंने महीने भर का खर्च चलाना है। तत्कालीन सरकार ने क्या किया, उस समय के जो वैज्ञानिक थे, जितना उनकी बुद्धि में आया, उन्होंने क्या कहा कि साहब हम 25 साल के लिए कृत्रिम भोजन लेके आए, और अगर हम कृत्रिम भोजन भारतीय कृषि में दें, क्योंकि कृषि किसी को एग्जैक्ट आती नहीं, ना उस समय में बीएससी थी, ना उस समय में ये चीज़ें थी जो आज हैं, ना कोई समझाने वाला था, ना कोई बुझाने वाला था। हजारों लोगों के घरों में केवल मौत के तांडव थे। कोई मार काट में मारा था, बंटवारे की, कोई कैसे मारा था, कोई अंग्रेजों की जेलों में पड़ा था। देश की स्थिति खराब थी, खेती कहाँ से ठीक होती। तो उससे बचने के लिए रासायनिक खादों को लाया गया। उनकी एक मात्रा बनाई गई कि इतना ही इसको हम दिलवाएंगे। तो पहले लोग डलवाते भी नहीं थे, भगा देते थे कृषि अधिकारियों को भी कि भागो, लेकिन लाया गया, हमें दिया गया। अब वो यूरिया डीएपी तक तो कहानी ठीक थी, पोटास तक। उसके साथ में जो कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए ये षड्यंत्र था, पैसा कमाने के लिए। इनकी संस्तुति 25 साल के लिए हुई थी। आप अगर 1980 के आसपास का कोई यूरिया कट्टा कहीं मिल जाए गलती से पड़ा हुआ, उसके नीचे आप पढ़ो तो उस पर लिखा हुआ है, या किसी भी डीएपी का उस पर लिखा हुआ है कि इसको बायोमास के साथ देने की संस्तुति की जाती है, भट्टी खाद बना के, जो हम आज बोल रहे हैं। लेकिन वो चीज़ को छुपा दिया गया, और कंपनियों ने उस समय में अपने मुनाफे के लिए बड़े बड़े काम करके और हमें फिर फर्टिलाइजर पे लाके खड़ा कर दिया। अब हमें ये भुला दिया कि ज़मीन में, भारत की ज़मीन की जो कीमत है पूरी दुनिया में, वो केवल बैक्टीरिया और फंगस को लेकर है। दुनिया में जितने मित्र बैक्टीरिया और फंगस भारत की ज़मीन में है और नेपाल की ज़मीन में है, इतने कहीं नहीं हैं। सारे आइसोलेट करके पूरे वर्ल्ड की लैब यहीं से लेके जाती हैं। अब साहब हमें फंसा दिया, इन्होंने फंसा दिया। अब हम ऐसे फंस गए, ना तो इधर जा पा रहे हैं ना इधर। ये जितना भी रासायनिक खाद है, इसकी एक लिमिट है। जैसे आप पिज्ज़ा, बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक, दारू, इनकी एक लिमिट है। अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करते हो और एज फैक्टर को क्रॉस करते हो, तो ये आपकी बैंड बजाना तय है। ऐसे ही इन्होंने हमारा नाश मार दिया। हमारी ज़मीनों में ये फिक्स होना शुरू हो गया। हमें लगा और ज़रूरत है। अब हमारे दिमाग में एक बात बैठ गई भारतीय किसान के, ज़्यादा खाद ज़्यादा उत्पादन। क्योंकि मुझे जल्दी मालदार बनना था, मुझे बड़ी बड़ी बैठकें बनानी, बड़ी गाड़ियां लेनी, मुझे बड़ा नाम करना कि चौधरी साहब का गन्ना 150 कुंटल बिकेगा निकले। खाली मिथ्या एक उसके चक्कर में हमने ज़मीनों की रेड मार दी। हम जहां 2 किलो यूरिया, 1 किलो यूरिया से स्टार्ट हुए थे, हम आज बोरी पे आ गए, किलो की तो कहानी ख़त्म हो गई। अब ज़मीन में होता क्या है, ज़मीन में जो भी हम कुछ बाहर से डालते हैं, चाहे वो मानव निर्मित हो, चाहे वो प्रकृति निर्मित हो, जैसे पत्ते हो गए, गोबर हो गया, कुछ भी, उसको खा पी के डिकम्पोज करने वाली फंगस और बैक्टीरिया ज़मीन में कुदरत ने दे रखी हैं। और लास्ट में जो बचा कुचा वेस्टेज बचता है, उसको मिट्टी बनाने का काम है दीमक का। और दीमक को आप वो समझते हो कि भाई साहब दीमक की दवाई दे दो, दीमक मारने की, है नहीं। मिट्टी बनाने का काम दीमक का है और किसी का नहीं है। अब ये चीज़ें कुदरत ने ज़मीन में पहले से दे रखी थी। हमने जब ये केमिकल डाले, तो केमिकल को, बॉन्ड को तोड़ करके इन बैक्टीरिया और फंगस ने पौधों को दिए, ज़्यादा मात्रा में दिया तो ज़्यादा मात्रा में उत्पादन आया। लेकिन हमने बैक्टीरिया और फंगस की तरफ ध्यान कर दिया कम, और रासायनिक फर्टिलाइज़र और खादों को हम मात्रा बढ़ाते चले गए। अगर हम सरकारी संस्तुति या वैज्ञानिकों की संस्तुति पे काम करते, तो अगले 100 साल तक भी हम केमिकल के साथ खेती कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। 10 किलो डीएपी पर्याप्त है 1 एकड़ गेहूं के लिए। अब डाल कितना रहे हो, अपनी अंतरात्मा से पूछना। यहाँ हाँ जी, 1 बीघे में डालना 10 किलो। यहाँ ऐसे लोग बैठे हैं जिनका उत्पादन पिछले साल से रासायनिक से, अब जब मेरे साथ आए तो 1 कुंटल फालतू आया। अभी बात कराऊंगा उनसे भी। उसके बाद साहब ये स्थिति बढ़ती चली गई और गंभीर हो गई। ये मेरे जन्म के समय में, यानी कि 1984 में इनको बंद कर देना चाहिए था, और वापस से हमें अपनी भारतीय कृषि की अर्थव्यवस्था पे आकर के और एक क्वालिटी की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन हम लोग क्वांटिटी की तरफ चले गए, क्वालिटी की तरफ नहीं गए। एक समय ऐसा भी आया हमारे देश में, आपने कुछ वीडियो देखी होंगी कुछ साल पहले, कि अनाज जो है वो सड़ रहे हैं बाहर पड़े हुए। सरकार बोल रही है मक्का मत उगाओ, तुम ज़बरदस्ती मक्का लगा रहे हैं। गवर्नमेंट बोल रही चावल मत लगाओ, चावल लगा रहे हैं। भाई खरीदेगा कौन लास्ट में? सरकार खरीदती है कोई भी चीज़ को, उसकी जिम्मेदारी है। अगर मेरे खेत में होगा तो भैया खरीदो, मैं कहाँ लेके जाऊँगा या बिकवा, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि हमने उसे सरपंच बना रखा, वोट दिया देश चलाने के लिए। तो जब गवर्नमेंट के आंकड़े आते हैं तो हमें किसानों को उसके हिसाब से भी थोड़ा सा काम करना चाहिए। सरकार किसी की भी हो सकती है, कि रोटी और तवे पर सरकार बदलती रहती है। कल को हो सके आप प्रधानमंत्री बन जाओ, ये बन जाओ, मैं बन जाऊँ, समय का क्या पता है। लेकिन सरकार की एक लेवल की जिम्मेदारी है। हम क्या सोच रहे हैं कि सारी खेती मेरी सरकार कर ले? नहीं कर सकती जब तक मैं जागरूक नहीं होने का।
अब आ जाते हैं आज के दौर में। अब हमारी स्थिति ये आ गई कि हम जो भी खाद पानी अपने खेत में दे रहे हैं, एक तो हमारा पानी भी इतना विषैला हो गया क्योंकि हमने यूरिया की अधिकता बहुत कर दी। कैंसर के केसेस गांव में बढ़ गए। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता, अगर आप किसी भी गांव में जा करके ईमानदारी से टेस्ट करा लो तो पर गांव में 30 से 40 आदमी कैंसर के पेशेंट हैं। मेरे पिताजी की मृत्यु कैंसर से हुई। मेरे गांव में लगभग 8 से 9 आदमी कैंसर से चले गए। मेरी माताजी को आज भी कैंसर है। मेरी बुआ के लड़के की परसों मृत्यु कैंसर से हुई। कितने, एक हॉस्पिटल है जोया में कैंसर का और एक है गुड़गांव में। आप दोनों में चले जाना और वहाँ जाके ईमानदारी से डायरी पेन ले जाके पूछना, भैया नाम क्या, कहाँ के रहने वाले, क्या करते हो, कहेगा किसान। मैं जब पापा जी को लेके जाता था सर, तो मेरी आदत थी वहाँ किसानों के पास बैठने की, हर किसान के। तो उसमें से 98% किसानों और मजदूर थे सर। कारण आपको दवाई की कंपनियां बोलती हैं कि अगर आप ये सीसी बनी है स्प्रे की। हमारी आदत क्या है, मेडिकल पे गए, यार बुखार सा हो रहा, थोड़ी गर्दन दर्द करे, गोली दे दिए। हम डॉक्टर पे जाते ही नहीं। डॉक्टर कौन है? भारत सरकार ने हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र बनाया हुआ है। हर जिले में कृषि के अधिकारी बैठा रखे हैं। तुम इन्हें काम ही ना बताते, ना बताने के तो उनके एसी चल रही, मौज जाना है, तुम करते रहो अपने मेडिकल से खेती। इनकी क्या जिम्मेदारी? जाओ पूछो, कृषि विज्ञान केंद्र वाले बैठे हैं, आपके जिला कृषि अधिकारी से पूछो कि मेरे गांव में सरकारी योजनाएं बताने के लिए भारत सरकार ने एक आदमी नियुक्त किया हुआ है जो आपके गांव में जाकर के सरपंच के पास जाकर के आपको योजनाएं बताएगा। वो भी सो रहा है, तुम भी सो रहे हैं। हमारे पास ना आता कोई, आते सब हैं खान साहब। ढूंढना पड़ता है लोगों को। अधिकारियों को जाके पूछो कि साहब क्या योजनाएं आई। एक आदमी तो गांव में से जागरूक बनो, इनको खंगाल लोगे तब ये जाके तुम्हारी मदद करेंगे। हमारे जिले में पोस्टिंग आए हैं, हमारे लिए आए हैं, अगर हम इनका लाभ नहीं उठा पाए तो लानत है हम पे, बेकार है मामला। तो जैसे दवाई की शीशी आई तो हर दवाई की शीशी में एक वेटिंग पीरियड होता है। वेटिंग पीरियड का मतलब होता है अगर मैं यो केमिकल की शीशी अपने खेत में डाल लूंगा फसल पे, तो इसका जहर मेरे पौधे के अंदर कितने दिन रहेगा। अगर वो बोला तो कहाँ भाग गया पीछे, अच्छा इधर आ जाओ। अगर वो उन्होंने बोला, मुझे लगा कि भाग जाओ कैमरा में लेके। अगर वो शीशी का वेटिंग पीरियड 3 महीने है या 2 महीने हैं और आपने अगर मार्च के महीने में गेहूं पे स्प्रे कर दी वो काला वाला तेला देख के, और गेहूं कट गया 15 अप्रैल को, तो ये गेहूं में चली गई। अब यो निश्चित रूप से कैंसर करेगी साहब। कैंसर भी छोड़ो, डायबिटीज, दुनिया भर की बीमारी। पहले भी तो रह रहे थे लोग, आपके ज़माने में कुछ भी ना था, गाँव में वैद्य मिला था, कोई टुट्टा फुट्टा एक आध। अब हर नुक्कड़ पर डॉक्टर है। ऐसे ही कोई भी दवाई आप लेके आ रहे हो, कंपनी बोल रही है 0.20 यानी कि या 0.50 ml, आधा ml 1 लीटर में डाल के स्प्रे करो। हम क्या करते हैं किसान कि लाए, अबे यार इसमें क्या होगा, तो पास वाला बोल लगा भाई कुछ ना होता, ये ऐसे ही पूरी डाल दे, मैंने तो पूरी करी थी। मतलब हम जो अगर ये बोला है कि 14-14 दिन में 2 बार स्प्रे करो, तो हम ये सोचते हैं कि 45 दिन का कीड़ा एक ही साथ मार दूं, पूरी डाल। तो कीड़े की जो रेजिस्टेंट पावर है, रेजिस्टेंट पावर ऐसे होती है जैसे आप आए और आपने मेरे कान पर चपत मारा ऐसे करके, और मैं तो डर रहा था यार पता नहीं खान साहब कितनी तेज चपत मारेंगे या प्रधान जी कितनी तेज मारेंगे, तो हल्का सही मारा। अगली बार उस चपत से मुझे कुछ नहीं होने का, फिर आपको थोड़ा तेज मारना पड़ेगा, फिर मुझे कुछ नहीं हुआ, फिर और तेज मारना पड़ेगा। जैसे हमने 0.50 ml मारी, 90% कीड़े हमारे खत्म हुए। लेकिन कीड़ों में एक प्रॉब्लम है, अंडों में, इनमें ये मरते टाइम अंडे दे जाते हैं सूत्रे। उनमें से 10% आपको अंडे दे गए ऐसे जो आगे चल के इनमें से बच्चे निकले, या कुछ ऐसे जो जिंदे रह गए, दवाई थोड़ी बहुत टच हुई और रेजिस्टेंट पावर झेल गए और अपना पत्ते के नीचे जा बैठे। उन्होंने जो उस प्रेशर में अंडे दिए, वे अंडे इस 0.50 ml की रेजिस्टेंट पावर को झेले हुए आए। अब अगली बार 0.50 ml जब डाली, इन पर कुछ नहीं फर्क पड़ने का, क्योंकि ये तो झेलो हैं, इन्हें पता। आपको 0.60 ml डालनी पड़ेगी। अब फिर अगली बार 10 बच जाएंगे। अच्छा, ये जो 10 बचेंगे, इनको भी खत्म करने का कोई उपाय है? तो इस कुदरत में आप समूल नाश किसी का नहीं कर सकते, ये बात दिमाग में डाल लो। 10% तो रहेंगे। अब ये 10% को कंट्रोल कौन करता है? मित्र कीट। वो हमने ये मार मार के भगा लिए। अब ये केमिकल को ये नहीं पता इनमें शत्रु कौन है, मित्र कौन है। ये दोनों को उड़ाती है बंदूक की गोली की तरह। ये नहीं देखती किसी को, इसका ट्रिगर दबा और खेल खत्म। ऐसे ही हमने शत्रु भी खत्म कर लिए और मित्र भी खत्म कर लिए। अब केवल शत्रु बच रहे हैं
और हम इनको ऊपर मारते हैं, ये 8 दिन बाद फिर आ जाए। कहाँ तक भगाओगे? इस प्रकृति में इतनी वनस्पति खड़ी है। तो इनकी रेजिस्टेंट पावर हर साल बढ़ते 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 अब इतनी आ गई, जैसे आदमी एक पौवे से शुरू हो, पैक से, पौवा तो बहुत बड़ी बात है, शादी ब्याह में कहीं कहीं खींच ले और बाद में वो टैंकर बन जाओ। उसे गाँव वाले ने कहा भैया इसकी छुड़वा दो यार, हम इससे बड़े दुखी। मैं गलत तो नहीं बोल रहा ना? बड़ा बढ़िया लौंडा था, बिगड़ गया। ऐसे ही ये कीड़े भी बिगड़ गए, इनकी रेजिस्टेंट पावर इतनी आ गई कि हद से ज़्यादा। अब इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? जैसे आज टॉप बोरर है, कपास के अंदर लाल वाली इल्ली आती है, आपके मूंग के अंदर वो गुलाबी इल्ली आती है। बहुत सारे ऐसे कीड़े हैं जो रेजिस्टेंट पावर इतनी लेके बैठे हैं। जैसे इन्होंने भाई साहब ने मारी, 1500 रुपये 2000 रुपये खर्च करे और इल्ली फिर बैठी पत्ते पे। अब इसका क्या उपाय है साहब? तो आपके खेत की जो ज़मीन है, अगर आपकी ज़मीन मजबूत हो गई तो आपने समझ लो सब कुछ मजबूत कर लिया। कमज़ोर आदमी को बीमारी लगती है, मजबूत आदमी को बीमारी भी ना लगती। आपका अगर शरीर मजबूत है, पेट मजबूत है, अच्छे से साफ़ हो रहा है और आप अगर अच्छे से खाना खा रहे हैं और वो पच रहा है और आप वर्जिश कर रहे हैं तो आपको बीमारी लगेगी नहीं। लगेंगी भी तो ना के बराबर हो। एक आपका भाई जो घर पड़ा दिन रात करता कुछ नहीं, गुटखा पी रहा है, ये कर रहा है, उल्टे सीधे काम कर रहा है, उसे तीसरे दिन कोई ना कोई बीमारी रहेगी। ऐसे ही हमने इसके कई सारे उपाय हैं। जैसे एक इसका उपाय है प्राकृतिक तो ये हो गया कि आप अपनी ज़मीन को मजबूत कर लो। इन पेड़ पौधे पे कोई इल्ली कीड़े नहीं आ रहे, जिनके जहाँ पे आप जाओ देखो जिनका कोई देखने वाला नहीं है ऊपर वाले के अलावा। तो ऊपर वाले ने उनके नीचे एक व्यवस्था बना रखी, पेड़ के नीचे बहुत सारे पत्ते पड़े हैं, पत्तों के ऊपर पानी पड़ता है बारिश का। वो बारिश के पानी से नमी आती है, नमी से फंगस और बैक्टीरिया आते हैं। फंगस और बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करते हैं। इसको डिकम्पोज जो करने के बाद जो माइक्रोब्स आते हैं ज़मीन में, जीवाणु, उनकी जब डेड बॉडी शरीर ज़मीन में जाके गलती है, वही आगे चल के कार्बन बनती है और वो इसका भोजन है। ये जो लाल पानी इन पत्तों में से निकला बरसात में, वो लाल पानी ही उन जीवाणुओं का भोजन है जो अंदर ज़मीन में पैदा कर रहे हैं। हम इस सारे सिस्टम को बोरी से चलाने के चक्कर में लग रहे हैं। डीएपी फेंको मजा लो, डीएपी फेंको मजा लो। रासायनिक खाद का एक सूत्र है, अगर वो ज़मीन में नहीं दाबा 3 से 4 इंच तो वो किसी काम का नहीं। या घोल करके उसे ड्रिंच करो फिर जड़ों में। हम डीएपी की बोरी लेते हैं और ऐसे फेंक के मारते हैं। डीएपी कभी भी चल नहीं सकता एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ पड़ा वहीं पड़ा। अगर गन्ने की जड़ 16 इंच की है और डीएपी 17 इंच पर जाकर पड़ा है तो डीएपी गन्ने की जड़ को नहीं मिलेगा। जड़ वहाँ जा नहीं सकती, डीएपी आ नहीं सकता। ऐसे में कुदरत ने इस सिस्टम के लिए बनाया माइकोराइजा, एक प्रकार की मित्र फंगस जो पौधे की जड़ पे बैठती है। पौधे की अंदर से जितना भी वेस्टेज निकलता है, शर्करा, ऐसा समझ लो पौधे का बचा हुआ भोजन कुछ पौधा जड़ों के रास्ते से बाहर निकालता है, जिसको शर्करा बोलते हैं। उसको खाता है कौन? माइकोराइजा। जैसे हमारे घर का बचा हुआ खाता है कुत्ता और फिर हमारे बाहर बैठा रहे, 2-3 कुत्ते यहीं पड़े रहेंगे, बची रोटी डालते रहो, तो फ्री में रखवाली हो गई। तो ये क्या करेगा? ये अपनी जड़ें देता है खुद पौधे को और ये उस डीएपी के दाने को ला करके पौधे को देगा, माइक्रोन्यूट्रेंट ला के देगा। ये भी 90% पौधों के पास ऑटोमेटिक, जब पौधा जन्म लेता है ज़मीन में तो ये उसके साथ में कुदरत पैदा करती है। लेकिन हमारी कुछ अज्ञानताओं की वजह से ये ज़्यादा समय तक हमारे खेत में सर्वाइव नहीं कर पाता। इसे सर्वाइव कराने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। या तो आप 3000 IP का माइक्रोराइजा ला के डालो किसी कंपनी का, या आप 20 लीटर चावल का मांड और 2 किलो गुड़ लगातार 3 से 5 महीने अपने खेत में चला दो। समझो 2 साल के लिए माइक्रोराइजा परमानेंट वहाँ से जाएगा ही नहीं। अब 2 काम में से जो आसान हो वो कर लो। ऐसे ही जो हम ये रासायनिक खाद डाल रहे हैं, अब ये रासायनिक खाद को अगर हम छोड़े तो हम मरे। पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि यूरिया, डीएपी, पोटास, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, कैल्शियम, ये जहर हैं भी या नहीं? इनमें से कोई भी जहर नहीं है। इनको देने का तरीका और देने की मात्राएं जहर बन चुकी। जैसे बादाम जहर है क्या? 1 किलो खाओगे तो? अभी भाई साहब ने हमें वो मट्ठा पिलाया तो प्रधान जी मट्ठा जहर है, लेकिन मैं 6-7 जग पी लूँ तो जहर बन गया। यूरिया, डीएपी, पोटास ये एक तरीके के कृत्रिम भोजन हैं कि भाई मेरे घर में मेरी घरवाली बीमार है, बालकों की रोटी सेकने वाला कोई नहीं है, मैं ढाबे पे से गया और मैं वहाँ से जाकर राजमा चावल ले आया और मेरा आज का काम चल गया। लेकिन सारी ज़िंदगी ढाबे का खाना नहीं खा सकते। घरवाली को ठीक करो या तुम रोटी बनानी सीखो, वरना रोज ढाबे का खाओगे तो गए। ऐसे ही हम केवल ढाबे के खाने पे आके अटक गए। हम अपने घर में जो भी खाना लेके आते हैं उसे पका के खाते हैं। क्यों? ताकि शरीर में लगे। अगर पका के नहीं खाने के तो
ऐसे कच्चा लाएंगे बाजार से खाना शुरू कर दें तो ज़्यादा भाग उसका खराब जाएगा और हम खा नहीं पाएंगे और हमारी सेहत खराब हो जाएगी। ऐसे ही जब ये यूरिया, डीएपी, पोटास या कोई भी रासायनिक ऐसा उर्वरक जो पोषण देता है, ये जब लैब में बनाया जाता है तो डाइल्यूटेड मिनरल्स और एसिड से बनाया जाता है, तेजाबों से मिल करके। फिर इसको एक विशेष प्रकार के केमिकल से बांधा जाता है ताकि ये आपके घर तक जाने तक या आपके खेत पहुंचने तक स्टोर में कुछ समय रखा रहे और ये खराब ना हो। हम लोग क्या करते हैं, सीधी सब्जी लाई, मुंह खोला, मुंह में डाला, खाओ। आलू गोभी, कच्चा तेल, प्याज, एक मिर्ची, नमक, मुंह चलाओ। ओ भैया ये ऐसा नहीं बनती गोभी, इसे रसोई में लेके जाओ, थाली में लगा के लेके आओ, पका के। ऐसे ही खेत की रसोई हमारी पकनी बंद हो गई। हमारे बुजुर्ग पका करके खेत में खाद डालते थे, कच्चा कभी नहीं डालते थे। हम लोग बोलते 5 ट्राली गोबर खाद डाल ली, मेरे तो फंगस आ गई। फंगस तो तुम लेके आए, 5 ट्राली फंगस डाल दिया आपने खेत में लाके, ये बीमारी है। सिसोली में एक मीटिंग करी थी मैंने, उसमें इस चैनल पे 1250 नंबर की वीडियो है। मैंने उसमें बताया था कि गोबर की खाद को सही तरीका क्या है, प्राकृतिक तरीका, बिना किसी का कोई प्रोडक्ट खरीदे डिकम्पोज करने का। तो हमने क्या किया, ये कच्चा डालना शुरू कर दिया। अब वापस से वही समय आ चुका है। अगर आप डायरेक्ट खाद डालते हैं तो ये नुकसान क्या करता है, बट डीएपी, यूरिया लेके डाल रहे हैं तो कम से कम ये तो बताना चाहिए मुझे कि ये जब डायरेक्ट जाएगा ज़मीन में तो नुकसान क्या कर रहा है। तो जब ये दाना ज़मीन में जाता है तो जब ये पानी के संपर्क में आता है और बायोमास के, तो इसमें से तेजाब रिलीज होता है। वो तेजाब जो ज़मीन के माइक्रोब्स हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे कोई आदमी बीड़ी पीने वाला नहीं है, 2-3 आदमी बीड़ी पी लगे तो वो आदमी उठ कर चला जाएगा। ऐसे ही वो माइक्रोब्स को वो तेजाब बिल्कुल पसंद नहीं है, वो गैसें बिल्कुल पसंद नहीं है जो उससे निकलेंगे, और हज़ारों प्रकार के गैस निकलती हैं। तो वो ज़मीन को आप देखा भी होगा, जहाँ डीएपी डालते हो आप तो सफ़ेद सफ़ेद हो जाती है वो जगह। माइक्रोब्स वहाँ से अपनी जगह छोड़ जाते हैं। माइक्रोब्स का क्या हिसाब है, डोरमेंसी में चले जाते हैं। डोरमेंसी मतलब आपने हमारी बात नहीं सुनी, आप उठ कर चले गए, माहौल बना, फिर आ गए। इसीलिए ज़मीन को सुधारा और बनाया जा सकता है। दूसरी बात, जो बैक्टीरिया हैं या फंगस हैं प्राकृतिक, ये मित्र फंगस, ये मरते कभी नहीं हैं। अगर मरते तो सूरजमुखी, ये जो ज्वालामुखी है, ये 20,000 डिग्री टेम्परेचर पे उबलता है। 20 साल 25 साल के बाद वहाँ पे घास जमती है, जमाता कौन है, बैक्टीरिया। कहाँ से आया, फिर मर गया था। तो एक सही समय का इंतजार करता है वो डोरमेंसी से बाहर आने के लिए, एक माहौल बना उसका और वो बाहर आ गया। ऐसे ही हमारे खेतों में जब हम रासायनिक खाद डालते हैं तो हमारे बैक्टीरिया और फंगस, जो मित्र फंगस हैं, वो उस एरिया को छोड़ जाते हैं। जैसे ही उन्होंने इस एरिया को छोड़ा तो ज़मीन के अंदर भी एक दुनिया है जहाँ पे हर चीज़ के लिए मारामारी है। जैसे यहाँ है, आपकी जड़ों को जैसे ही ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम ने छोड़ा, वैसे ही आकर के दूसरी फंगस बैठ के, भैया जो शीट तो मेरी, हट जा, मैं नहीं छोड़ने का। देखा होगा आपने, पहले हम जब छोटे थे तो बस में इंतजार करते रहे तो कौन हटा, एकदम गद्दे नहीं जाकर बैठ गए वहीं। होता है, रुमाल भी डाल लेकर थे पहले। ऐसे ज़मीन में भी चल रहा है, जड़ों को क्योंकि जड़ों से जो भोजन निकल रहा है, पौधे की जो शर्करा निकल रही है, उस भोजन को खाने के लिए नीचे बुरे और अच्छे दोनों प्रकार के जीवों में मारामार मची हुई है। तो हमने क्या सीख लिया, इंसान ने क्या सीख लिया, जो मेरे हिसाब का नहीं मैं उसे मार दूंगा। ये प्रवृत्ति ही गड़बड़ है। जो मेरे हिसाब का नहीं है, वो घास हो, मैं घास को मार दूंगा। अब हम 1962 से और आज तक कीड़ों को मार रहे हैं। पिछले 15 साल से टॉप बोरर को मार रहे हैं। मर गया क्या? तो फिर भी समझ में नहीं आ रही कि ये कभी नहीं जा सकता। इसकी रोकथाम की जा सकती है परमानेंट, मैं बताऊंगा आपको आगे चल के। अभी ये जो हमने रासायनिक खाद गया, इसमें से 8 हिस्से जमीन में फिक्स हो गए, क्योंकि उतने माइक्रोब्स जमीन में बचे ही नहीं कि इसको डाइल्यूशन कर सकें इसका और जड़ों को पहुंचा सकें। अब 8 हिस्से जमीन में फिक्स होते जा रहे हैं, फिक्स होते जा रहे हैं। फिक्स का मतलब है ना तो वो जमीन के काबिल के हैं, ना ही वो पौधे के काम के हैं। अब ये ऐसे ही है सेम, जैसे हमारे पेट में कब्ज लग गया और मल इकट्ठा होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, और अब हम पानी भी पी रहे हैं तो हमें डकार आ रही है। टॉयलेट आ नहीं रही, 8-8, 10-10 दिन में हम वो एनीमा पैनीमा लेके किसी तरह पेट खल्ली कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से, वो भी थोड़ा बहुत। वो कहने के हे प्रभु एक बार ठीक कर दे, दोबारा गड़बड़ नहीं करने का, अब नहीं खाने का, पीजिए, अब क्या हो, अब तो कर लिया काम तुमने। ऐसे ही ज़मीनों में जितना डीएपी, यूरिया, पोटास हमने ठोकना था, हम ठोक चुके बढ़िया करके, गुंजाइश नहीं बची। मैंने ऐसे ऐसे पागल देखे जो 1-1 एकड़ में 20-20 किलो सल्फर डाल रहे हैं। सूत्र नाश करोगे कैसा ज़मीन का इसका, एक ही साल तो देगा वो। तो साहब इनको देने का तरीका क्या है सही? आप आज ही अगर 50 किलो यूरिया लेके आते हैं तो 25 लेके आइए। अगर 25 डाल रहे हो तो 12.5 कर लो,
उसमें 1 गिलास पानी डालो, हाथ निकालो और उसको डबल सूखी मिट्टी या फिर सूखा हुआ गोबर की खाद, गीला नहीं होना चाहिए तो हलवा बन जाएगा, इसको मिला करके वापस से कट्टे में भर के 36 घंटे के लिए अपने घर पर रख दो या ट्यूबवेल पर रख दो और 36 घंटे के बाद इसको खेत में फेंको, आपको अद्भुत रिजल्ट मिलेंगे। फिर मुझे बताना आप। इनमें से बहुत सारे लोग अभी बोल नहीं रहे, इस काम को कर रहे हैं जो बैठे हैं। ऐसे डीएपी, अब डीएपी आपने लिया तो डीएपी को आपने डालने का मन है, जैसे किसी ने बोला कि यार डीएपी डालना है, ये बोले मैं तो भैया 1 बोरी डालने जा रहे हैं, बस आप आधी बोरी लेके आओ। आधी बोरी को 3 गुना सड़े हुए गोबर की खाद पके हुए या फिर वर्मी कंपोस्ट या मील का कंपोस्ट किया हुआ ठंडा किया हुआ शुगर मिल का मैली आप उसमें मिलाओ। थोड़ा सा गुड़ का पानी डालो, आपके घर पे चावल का मांड, सब्जी का पानी, कुछ भी नहीं है तो थोड़ी सी दही, नहीं है तो कोई आपका कल्चर, नहीं है तो फास्फोरिक एसिड थोड़ा सा लेकर आधा लीटर वो इसके ऊपर डाल दो और अपना इसको मिला दो। मिला के नमी चेक कर लो। थोड़ी सरसों की खाल हर किसान के यहाँ मिल जाती है, नहीं तो कोई महंगी नहीं, 28 से 30 रुपए किलो है। 1-2 किलो 5 किलो 1 एकड़ के लिए डाल दो। अब आप इसमें नमी इतनी चेक कर लो कि लड्डू बना और हाथ जब खोला तो लड्डू का लड्डू रह जाए वो, और भींचने से पानी ना निकले। इसको मिला करके बिल्कुल एकदम पल्ले से 10 दिन के लिए ढक दो, भट्टी लगा दो इसकी। अब 10 दिन के बाद ये जो 25 किलो था ये 50 से 75 किलो में कन्वर्ट हो गया, बदल गया। अब आप इसको लैब में लेके जाओगे तो इसकी रिपोर्ट में आएगा देयर इज़ नो हार्मफुल केमिकल फॉर ह्यूमन बॉडी एंड क्या बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब ये भूमि तथा मनुष्य के लिए इसके अंदर कोई ऐसा हानिकारक केमिकल नहीं पाया गया है। अब जब आप इसको खेत में फेंकते हो तो वो जो आपने डीएपी डायरेक्ट वाला डाला था वो 21 दिन के बाद लगना शुरू होगा और 42वें दिन उसका गेम ओवर। ये भाई साहब 6 घंटे में चालू हो जाएंगे लगने और पूरे लगेंगे और समय समय पर लगते रहेंगे। और जो जमीन में फास्फोरस फिक्सेशन बैक्टीरिया है वो इसको ऑब्जर्व करके बैठ जाएंगे, मतलब ये पका हुआ भोजन दे दिया हमने और ज़मीन में ये फिक्स नहीं होता, थोड़ा बहुत इसके अंश रहेंगे, उसके लिए हमारे माइक्रोब्स इतने ज़मीन में हैं कि इसको थाम लेंगे। और आपकी ज़मीन जब आप देखोगे तो फर्टिलिटी, इनमें से आप लोगों में से किसी ने वो वीडियो देखी बाराबंकी वाली फर्टिलिटी वाली, सभी के खेतों का फर्टिलिटी था 400 से 600, जो किसान हमें फॉलो कर रहा था उसका फर्टिलिटी था 700 प्लस। अगर 1500 फर्टिलिटी खेत की पहुंच गई तो आपको कुछ नहीं डालना खेत के अंदर, बीज डाल के आओ अपने घर आ जाओ। 1500 जाने में मेरे ख्याल से उसे 1 साल और लगेगा या 1.5 साल। तो हम जो टेक्निक बता रहे हैं इन टेक्निक से अगर आप खेती करते हो तो बहुत जल्दी आप जहर मुक्त खेती की तरफ बढ़ते हो और वही चाहिए हमें। तो आप अगर इस तरीके से खाद को देते हैं और ये 50 दिन तक आप इसको संभाल कर रख सकते हैं अपने घर, ये ख़राब नहीं होता। जब भी आपका मन करा आप गए, बोरी लिया, फेंका और पीछे से पानी दे दिया। थोड़ा थोड़ा हर पानी पे अगर आप कुछ भी पकड़ाते रहते हैं ज़मीन को तो बढ़िया चलती है। ज़मीन के माइक्रोब्स को जिंदा करने के लिए, वापस से माहौल बनाने के लिए ज़मीन में 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है आज की तारीख में। देखो ज़्यादा गोबर तो किसी पर है नहीं, तो 250 कुंटल गोबर बताना तो मूर्खता है, ना किसी के पास है ना कोई डाल है। आप 20 किलो कच्चा गोबर उसे घोल लो, घोल के एक जाली खरीद लो जिसमें ये बजरपुर आता है, सीमेंट छानते, थोड़ी मोटी होती है, उसके ऊपर ये गोबर डालो तो गोबर की रूढ़ी सूढ़ी जो इसमें तुन के पत्ते आ रहे हैं वो बाहर रह जाएंगे। 5 किलो खल डालो, 2 किलो गुड़, इसे 2 दिन छोड़ दो, पानी भर के इसके अंदर डंडे से चला के बड़े पर रख दो, जा भैया। हर महीने 1 बार कर दो, खेत जिंदा हो जाएंगे आपके। इसमें चावल का मांड भी डाल सकते हो। कहाँ से लामें, इतने ब्याह हो रहे हैं मंडपों में, 200 लीटर से 500 लीटर चावल का मांड खेतों में बह रहा रोज़। गाँव में मिड डे मील में चावल बनते हैं, वहाँ जाओ उनसे चावल का मांड ले आओ, नहीं तो घर में 1 किलो चावल उठाओ, 20 रुपये दो टेंट वाले को, उससे 20-25 लीटर की डेगची लेकर आओ और उसमें 4 उपले सुलगा कर रख दो। चावल का मांड एक ही दिन बनाना, एकदम ठा देगा ज़मीन को ऐसे बुम ऊपर की तरफ। गुड़ का बहुत बड़ा रोल है, चावल के मांड का बहुत बड़ा रोल है खेती में। तो ये अगर आप खेती में इस तरीके से खाद को देते हो तो आपको अद्भुत रिजल्ट मिलेंगे साहब, अद्भुत। इन्होंने गेहूँ करा इस बार, ये वाला इनका इन्होंने भी करा है। हर साल 3.25 का एवरेज आवा था, आपका 4.25 का आया और पॉपुलर में गेहूँ खड़ा। भाई साहब मेरे पास 31 दिसंबर को पहुँचे थे कि आज तो घर मिलेगा, यो आज कहीं नहीं जा सकता। हाँ जी, रिकवरी 2.5-3 है जी, 2.5-3 है, उसमें निकले हमने कोई दिन डालना 4 निकले। तो बहुत बढ़िया, डालना भी मत। आपका रिकवरी कुछ ज़्यादा रही जी। हमारा मकसद है किसान को कैंसर से हटाना। हाँ सही। इनकी किडनी बिक जाएंगी, इनके पास इतने पैसे नहीं हैं 2 कीमो भी झेल पाएं। किसान तो पैसे मर लिया।
गन्ने का पेमेंट हमारा फंसता है, रेट बढ़ते नहीं, चीज़ें हमारे हाथ में नहीं। हम कुछ करना भी चाहें तो हम खुद ऐसे कलाकार हैं इतने कि मैं कुछ करना चाहता तो हम मेरी टांग खींच दोगे। किसान को नहीं बढ़ने देना चाहता। अगर ये भाई का गन्ना 100 कुंटल निकल गया और मैं पहुँच गया, मैं तो कुछ भी ना डालता। मतलब एक ही शब्द, कुछ भी नहीं। अब कुछ भी नहीं तो तू 100 कैसा चला गया भैया? और उल्टा ही बता बगा अगला, तो हमें तो किसान को भी किसान ही मार रहा है। तो साहब हमने जो है इस तरीके से देना है खाद। अब बात आती पानी की। पानी का बहुत बड़ा रोल है शरीर में भी और ज़मीन में भी। अगर आपकी शरीर में पानी बैलेंस है, आप यकीन करो आपको नींद अच्छी आएगी, आपको भूख अच्छी लगेगी, आपकी आवाज़ कड़क रहेगी, आपके चेहरे पर चमक रहेगी। अगर आपने पानी कम या ज़्यादा शरीर में कर दिया, आपका सब कुछ डिसबैलेंस हो जाएगा। ऐसे ही खेत का 70% उत्पादन आपकी किसी भी फसल का आपके पानी पर निर्भर करता है। वरना तो कभी भी देख लो, जिस एक तो डोल पे गेहूँ बढ़िया मिलता है कि नहीं, और उस हिस्से पे जो हिस्सा उच्चा रहे जिसमें पानी हम ऐसे दें या फावड़े से छींच दें कि यार यहाँ पानी नहीं चढ़ा, बड़ी गड़बड़ हो गई, वहाँ गेहूँ की बाली लंबी चौड़ी मिलेगी। इसका मकसद क्या है? पौधा जो भोजन उठाता है, पानी का मैं आपको रोल समझा देता हूँ। पौधा जब भोजन उठाता है ना, तो पौधे का भोजन उठाने का एक सूत्र इस कुदरत ने बनाया है कि उसे बराबर मात्रा में सूरज की रोशनी, नीचे से पानी और हवा जड़ों से, और केवल 10% मिनरल यानी कि भोजन की आवश्यकता होती है। हमारा ध्यान 90% तो पहुँच गया मिनरल पे, और बाकी तीनों आ गए 10% में कि भैया खाद बता यार मुझे, तो बाकी चीज़ तो मैं कर लूँगा, ये बता शिष्य कौन सी लानी, कहाँ से मिलेगी बढ़िया वाली। यही पूछते ना हम लोग आपस में। जबकि सबसे बड़ा रोल पानी का है। पानी का क्यों है? जब हम किसी खेत में सरपट पानी देते हैं, किसी भी खेत में, आप अगले साल क्या करना, जब गेहूँ बो तो 10 फीट पे एक नाली, गन्ने का जो ट्रेंचर होता है, ट्रेंचर हो या ये सीधा वाला खोड़ वाला हो, 2 हटा देना, 1 रहने देना, और उससे 10-10 फीट पर नालियाँ कर देना बस, और बाकी सिंपल गेहूँ बो देना। मतलब बोने के बाद कर देना ऐसा। जितना भी एक्सेस पानी होगा, ये 10 फीट के बैठेगा, वो एक्सेस पानी इस नाली में रहेगा, और हवा ऐसे चलती है ऊपर की तरफ, एयर कर्टन बना करके आपका गेहूँ का उत्पादन बढ़ेगा, बीमारी नहीं आएगी, और गजब के रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब मैं इसको शुरू से शुरू करता हूँ। आपने खेत में पानी दिया, खेत में पानी देने के बाद हमारी जड़ों में चारों तरफ से एकदम से बढ़िया करके पानी बढ़िया करके भर गया। अब जब पानी भर गया तो इसने भोजन लेना बंद कर दिया। भोजन लेने की कंडीशन क्या है और पानी लेने की, कि 30% सूर्य की रोशनी जो ऊपर अवेलेबल है, 30% पानी जो 100% अवेलेबल है, हवा नहीं है जड़ों के पास, उसको बोलते हैं वापसा कंडीशन। जब ये तीनों कंडीशन मिलती हैं, वापसा कंडीशन आने में किसी के खेत में 4 दिन का वक्त लगता है, किसी के खेत में 10 दिन का वक्त लगता है। एवरेज की बात करें तो 6 दिन का वक्त लगता है वापसा कंडीशन आने में हमारे खेतों में। हमने खाद तो गेहूं के पानी पे डाल दिया, आज ही पानी दिया, पीछे से ऊपर चढ़ाया पजामा और जा फेंका यूरिया, तो आधा तो ले गए सूर्य देवता, आधा चला गया ज़मीन में लीच। अब ये जो बचा हुआ 70% पानी था, जो हवा में चला गया, उड़ गया भाप के साथ और ज़मीन में चला गया। अब जो 30% पानी 2 कणों के बीच में फंसा हुआ है पानी के, वो जब भाप बन के ऊपर की तरफ उड़ता है, उस उड़ती हुई भाप को हमारी वाइट रूट, सफ़ेद जड़ें पौधे की खींचती हैं और उसके साथ में भोजन लेती हैं। ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये मेरी बनाई हुई नहीं है। तब तक पौधा इंतजार करता है। अब तब तक इंतजार करने में पौधा अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ को नहीं रोक सकता। मतलब अगर नया पत्ता आज आना है तो पौधा नए पत्ते के लिए भोजन अगर जड़ से नहीं मिला तो उसके पास जो है उसको दे देगा। जैसे आपने दुकान खोल रखी है और दुकान में आज सामान आना है, अगर बैंक बंद है तो आपकी जेब में जो पैसे हैं, जो आपने घर का राशन लाने के लिए रख रखे थे, आप वो पैसे निकाल के उसे दे दोगे कि ले यार बैंक से तो मैं निकाल ही लाऊंगा, टेंशन मत ले। अब ये हर बार हो रहा है। तो 5 दिन पौधा नहीं बढ़ा और उल्टा इस पौधे ने जो बाहर से भोजन लेकर के पौधे को देना था, अपनी जड़ों जहाँ जहाँ भी जाना था, और ये जो अपने अंदर स्टोरेज करके रखा है इतने दिन से, जो हम पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं या कुछ भी डाल रहे हैं, वो जो अपने अंदर स्टोरेज करके रखा अपने स्टेम के अंदर, तने के अंदर, उस स्टोरेज को इसने इसलिए संभाल के रखा कि आने वाले वक्त में जो मेरा बच्चा आएगा, जो मेरा फल आएगा, ये पूरी ताकत उस फल में झोंकेगा। उत्पादन में हम और आप किस लिए कमा रहे हैं? बच्चों के लिए। हमारे तो कट गई। ज़्यादातर आदमी ये बोलते हैं ना, ऐसे ही पौधा भी करता है। जब पौधा कोई भी चीज़ खाता है तो उसको 4 हिस्सों में 3 हिस्सों में बांटता है।
1.5 हिस्सा देता है जड़ के भाग को, भोजन खाने के बाद आप जो भी डाल रहे हो खेत में, 1.5 हिस्सा देता है जमीन से ऊपर के हिस्से को, और 1.5 हिस्सा वो रिजर्व करके रखता है आपातकालीन स्थिति के लिए, जो हम हर पानी पे उसके लिए जानबूझ के क्रिएट करते हैं कि सुन तुझे मैं आपातकालीन स्थिति जानबूझ के दूंगा। आपातकालीन स्थिति क्या है कि पानी लबालब भर दिया, लबालब पानी भरने के बाद वापसा कंडीशन आने में 8 दिन लगे। उस 8 दिन में पौधे ने ये जो 1.5% अपने पास रखा हुआ था, मजबूरी में इस पैसे को निकाल के या इस भोजन को निकाल के पौधे का नया पत्ता निकालने के लिए खर्च कर दिया। अब वो रनिंग फूड पे जी रहा है और हर बार आप ये मिस्टेक कर रहे हो। तो आपने अगर गेहूं में 3 पानी दिए या 4 पानी दिए या 5 पानी दिए, 4 पानी पे 6 चौक 24 दिन, 24 दिन की जो ग्रोथ होनी थी गेहूं में वो आपने मार दी। क्या 24 दिन की ग्रोथ कम है? कम से कम बीघा कुंटल का फर्क पड़ेगा, 1 से 1.5 कुंटल का। तो ये 24 दिन की ग्रोथ हमने मार दी। और गन्ने में अगर 15 पानी दे दिया, 18 पानी दे दिए तो गन्ने का तो सत्यानाश कर दिया। ये बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है अगर इसे समझे तो हमें पानी बैलेंस देना है। अब भैया हम इसका करें क्या? ये तो तुमने रामलीला सुना दी, हमें करना क्या अब और बता दो। सेना का जवान और किसान अगर खड़ा होकर अपनी ड्यूटी नहीं दे सकता तो वो उस नाम के लायक नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? मैं आप लोगों से बैठ के ही बात कर सकता था कुर्सी पे। खड़ा क्यों हूँ? आप लोगों के सम्मान में। किसान है, मैं जवान हूँ, हम दोनों का चोली दामन का साथ है। हम वहाँ बैठे हैं बंदूक लिए, आप यहाँ बैठे हो फावड़ा लिए, दोनों ही जान खतरे में है। साला रात को 11 बजे सांप काट ले, बिजली गिर जा, कितने किसान मर रहे हैं वहाँ भी, हम जैसे कितने जा रहे हैं लोगों को पता भी नहीं है। आज भी 8-10 शहीद हुए होंगे अलग अलग क्षेत्रों से, किसी को नहीं पता चलता है। हम सब अपनी दुनिया में मस्त हैं। कितने किसान आज मरे होंगे बेचारे, सोइयो, कोई अपनी मौत, कोई कैंसर से, कोई डायबिटीज़ से, कोई ट्राली में दब गया होगा, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। कौन देगा इतने बड़े देश में, कहाँ पता चलेगा? हमने जो हमारा बेसिक था हम वो भूल गए। किसान रात को ट्यूबवेल चला के आता है और बोल रहा है यार सुबह जब तक ये जाकर उन्होंने कहने को भैया तू खेती करने देगा या नहीं, हमें बता पहले तो। तेरे कुएं ने यार हमारी 3 बारी भर दी भाई यार। तब जा करके भाई कहेगा यार रात यार दावत ज़्यादा हो गई थी यार, ध्यान ना रहा, चल मैं बंद कर आता हूँ जाके। ऐसे ही होता है। तो हम रात को जाएंगे और अंधाधुंध पानी देते हैं, जबकि पानी हमें इतना देना चाहिए कि अगर ये पूरा एक 5 बीघा का खेत है तो हमें 5 बीघा का खेत खड़ा होकर भरना चाहिए पहली बार। दूसरी बार भी भरो भाई। गन्ने को अभी लगभग 3-4 पानी लगेंगे। 3-4 पानी पे जब आप खड़े होके भरोगे, खड़े होके मतलब है वहीं बैठ के, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरा यो खेत 3.5 घंटे में भरा है। तो आप घर से ठीक 3.5 घंटे में जाओ कुआं चलाने के बाद और कुआं बंद करके आ जाओ। लेकिन आप ये काम नहीं करते। इसका खामियाजा आपकी ज़मीन को भुगतना पड़ता है। जब आपकी ज़मीन में नमी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे हानिकारक फंगस ज़्यादा प्रभावी होते हैं, क्योंकि मित्र तो बचे नहीं। अब हानिकारक फंगस, पानी फंगस के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है पनपने के लिए। उसको वही चाहिए, चिप 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 पानी भरा हुआ। और फिर आप बोलते हो यार पत्ते पीले पड़ गए, जड़ खराब हो गई, शिष्य बताओ। फिर शिष्यों पे आ गए, मतलब ऐसे घूम रहे हो गोल 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 गोल। अपने आप गलती करते हो, फिर उसकी दवाई लेने जाते हो, गलती करते हो, दवाई लेने जाते हो। आपने करना क्या है कि जब आपका खेत अगर 3 घंटे में 80% भर गया, ये आपका खेत है, ये आपका खेत है, अगर ये यहाँ तक भर गया, ऊपर से यहाँ से नांदा काटा हमने 5 बीघे में, और ये भरते भरते यहाँ तक आ गया और इतना बच गया ये, यानी कि 20% मतलब 2 खाट की जगह 2-2.5 खाट की, तो ईमानदारी से पीछे से जाके आप कुआं बंद कर दो। एक दिन से अगले दिन जब आप 48 घंटे बाद खेत में आएंगे तो यहाँ फावड़ा मारना तो 4 इंच नीचे आपको पूरा गीला मिलेगा, ऊपर भले ही थोड़ा थोड़ा सूखा मिले। ये खेत में वैक्यूम सिस्टम है पानी को खींचने का आखिर तक, तो वो आपके पूरे खेत में नमी आ जाएगी और काफ़ी हद तक आप वापसा कंडीशन की तरफ जाएंगे। पूरा तो नहीं जा पाएंगे लेकिन आपका जो वेस्टेज हो रहा था वो काफ़ी हद तक रुक जाएगा। ऐसे गेहूं का खेत हो, किसी का भी हो, आपको पता होना चाहिए मेरा खेत कितने समय में भर रहा है और आप ट्यूबवेल उस समय में बंद करने चाहिए। जैसा हम तेल वाले पे करते थे, क्योंकि उसमें डीजल फूका था, तो वहीं खड़े रहते, बैठे रहे, रात को खाट भी डाल कर वहीं सोते। चोर भी आते तो जमाने में, तो फिर भी वहीं सोते रात को। क्यों? डीजल फूक रहा है, अभी बिजली है वो, और ऊपर से वो बिल ना आ रहे इस साल, तो बस चलन दे, मेरा का जा रहा, हमारा नहीं जा रहा, हमारे आने वाली पीढ़ियों का जा रहा है। तो बैलेंस पानी आप लोग को दो। उससे भी बढ़िया अगर कोई किसान कर सकता है और करना चाहिए, सरकार 90% सब्सिडी पे आपको ड्रिप उपलब्ध करा रही है। मतलब 100 रुपये अगर ड्रिप पे लग रहे हैं पाइपलाइन पे, तो उसमें से 100 रुपये में से 90 गवर्नमेंट दे रही, 10 हमसे ले रही है। आप पाइपलाइन लगवाओ, अच्छी कंपनियों की लगवाओ, उनसे जिम्मेदारी लो। संबंधित अधिकारी जो भी है, कृषि विभाग के या उद्यान विभाग के, जो वो लगवा रहे हैं, उनसे कहो कि साहब अगर नकली सामान मिला तो पीछा नहीं छोड़ूंगा, कहीं भी पोस्टिंग चले जाइयो, मेरी ड्रिप ओरिजिनल लगनी चाहिए।
तो आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया, बीच में से अधिकारी निकल गए। क्यों सर, ऐसे ही ना, आजकल तो ऑनलाइन है सब, सारा कुछ ऑनलाइन है, खाते में ऑनलाइन सारा सिस्टम। आप लोग लगवाओ, ये कब तक बड़े छीलते रहोगे और इन पर बरों पर वो पैरा क्वार्टर वो डालते रहोगे आपके लाइफोसेट या वो मीरा 71 ला के डालोगे। सीधी पाइपलाइन बिछवाओ और सीधा बूंद बूंद पानी। अगर किसी के यहाँ गिद्दड़ लग रहे हैं, कोई समस्या है तो रोल करके रख दो, फिर बैलेंस पानी चलाओ अपना हल्का करके। लेकिन इस तरफ आओ, पूरी कंट्रीज इस तरफ जा रही हैं और अब नहीं तो अब से 20 साल के बाद हमें भी बूंद बूंद सिंचाई पे आना पड़ेगा या फिर खेती छोड़नी पड़ेगी, जो हम किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकते। सब कुछ छोड़ सकते हैं, खेती नहीं छोड़ सकते। तो बैलेंस पानी बहुत जरूरी है। अब एक सबसे बड़ी चीज़ है टॉप बोरर, जिससे किसान बहुत परेशान है। मैं आपको ऐसी कोई जादूगरी टॉप बोरर की सिखाने वाला नहीं हूं जो दुनिया सिखा के जाती है। मैं बेसिक सा सूत्र बताऊंगा टॉप बोरर का। ना मैं ये बताने वाला कि इस पेड़ को उखाड़ के फेंको, 1 बीघे जमीन के पेड़ उखाड़ के देखो, जीभ बाहर को आ जाएगी इस गर्मी में। गलत तो नहीं बोल रहा मैं? कहना बहुत आसान है कि जाके पत्ते तोड़ लो जिस पर चिड़िया बैठी हो तितली, होता नहीं।